नमस्कार दोस्तों। किसी ने कहा इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू डू बिजनेस। ये सरकार का व्यवसाय नहीं है कि वे व्यवसाय करें। निजीकरण और विनिवेश के लिए आप इसे एक बड़े तर्काधार के रूप में देख सकते हैं, एक तार्किक आधार के रूप में देख सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र में निजीकरण या विनिवेश क्यों होना चाहिए। यदि सरकार व्यवसाय में है तो उसे धीरे धीरे व्यवसाय से हट जाना चाहिए और हटने के लिए उसे विनिवेश करना पड़ेगा, तभी वो वहां से हट सकती है। दूसरा एक बहुत बड़ा तर्क जो विनिवेश और निजीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है, वो तर्क ये है कि इसकी वजह से पीएसयूज में परफॉर्मेंस में सुधार होता है, उनकी कुशलता में सुधार होता है, उनकी लाभदायकता में सुधार होता है। इस संदर्भ में दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के वॉल्यूम फर्स्ट के पेज नंबर 204 को अगर आप देखते हो तो उसमें एक रिसर्च मेंशन किया गया। ये रिसर्च है छिबर और गुप्ता का रिसर्च 2017 का। इस रिसर्च में बोला गया disinvestment has a very positive effect on labor productivity and overall efficiency of PSUs in India। इसका हिंदी रूपांतरण हम इस तरह से कर सकते हैं कि भारत में विनिवेश श्रम उत्पादकता और किसी भी पीएसयू की ओवरऑल कुशलता पर काफी सकारात्मक प्रभाव डालता है। तो दोस्तों ये विनिवेश के तर्क आमतौर पर देखने को मिलते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारत सरकार की विनिवेश नीति के बारे में, जो इस साल के बजट में प्रस्तुत की गई है। और इस विनिवेश नीति को मैंने लिया है बजट स्पीच के पेज नंबर 39 से। और आपको और संदर्भ अगर चाहिए तो आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हो जो बजट स्पीच के बारे में है। इस वीडियो में विनिवेश नीति के अलावा हम कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी बातचीत करेंगे, जैसे कि विनिवेश क्या होता है, माइनॉरिटी सेल मेथड क्या है, स्ट्रेटेजिक सेल मेथड क्या है, विनिवेश और प्राइवेटाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, क्या विनिवेश हमेशा हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाता है, क्या विनिवेश सरकार ही कर सकती है, इत्यादि बातों की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए सिलसिलेवार इस टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं और इस चीज को देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें डिसइन्वेस्टमेंट लिखा हुआ दोस्तों सबसे ऊपर, और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है ये दिया हुआ है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है इक्विटी सेल ऑफ पीएसयूज, यानी कि पीएसयूज की इक्विटी सेल की जाती है दोस्तों। इसमें इसका मतलब ये हुआ, ये यहाँ पे लिखा हुआ इक्विटी सेल, राइट। इक्विटी एक प्रकार का शेयर होता है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज्यादा विस्तार से हम बात नहीं कर सकते हैं। ये भागीदारी को दिखाता है। तो सरकार अपनी भागीदारी को जो इक्विटी के फॉर्म में है उसे बेच रही है, और ये किसकी इक्विटी है? पीएसयूज की है। पीएसयूज बोले तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो सार्वजनिक उपक्रम है। तो विनिवेश का सीधा सा मतलब ये हुआ कि सरकार पीएसयूज की इक्विटी को सेल करती है, तो ये विनिवेश कहलाएगा दोस्तों। ये निवेश का ठीक उल्टा है विनिवेश। निवेश में क्या होता है कि हम किसी कंपनी का निर्माण करते हैं और कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, मशीन इक्विपमेंट बिल्डिंग वगैरह के फॉर्म में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन जब वो असेट्स हमारी क्रिएट हो जाती है और हमें उससे निकलना हो तो हम डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अर्थात वो असेट्स को हम बेच सकते हैं, और वो सारे असेट्स को रिप्रेजेंट करता है इक्विटी। तो आप इक्विटी को सेल करके उनसे बाहर हो सकते हो दोस्तों। और एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए कि विनिवेश सरकार के साथ आमतौर पर देखा जाता है। विनिवेश शब्द जो है ये हमेशा सरकार के साथ जोड़कर देखा जाता है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो विनिवेश सरकार करे ऐसा जरूरी नहीं है। विनिवेश कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जिसका भी कहीं पर निवेश है वो डिसइन्वेस्टमेंट कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर भी दोस्तों डिसइन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो कॉन्सेप्चुअली आपको ये ध्यान में रखना है कि विनिवेश कोई भी कर सकता है, हालांकि ये जो शब्द है वो सरकार के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है। और दोस्तों विनिवेश की शुरुआत सबसे पहले दुनिया में 1980 में की गई, यूके में की गई थी। और अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 देखते हैं, उसका वॉल्यूम फर्स्ट देखते हैं, तो उसमें यूके मॉडल ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। अगर आपको उसे सविस्तार समझना हो तो आप उस वॉल्यूम को पढ़ सकते हैं। वैसे संक्षेप में मैं बता दूं कि पब्लिक ऑफर मेथड उसमें ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था। यूनाइटेड किंगडम के जो विनिवेश का मॉडल है उसमें पब्लिक को ज़्यादा ऑफर किया गया था। उसी वॉल्यूम में आपको देखने को मिलेगा सिंगापुर का डिसइन्वेस्टमेंट मॉडल, जिसमें सरकार वहां पर एक होल्डिंग कंपनी बनाकर जो होल्ड करेगी अलग अलग पीएसयूज की इक्विटी को अपने पास, होल्डिंग कंपनी बनाकर विनिवेश को वहां पर लागू किया गया। एक तेमासेक होल्डिंग करके एक कंपनी बनाई गई थी। तो सिंगापुर मॉडल का भी उसमें जिक्र किया गया है और यूके मॉडल का भी जिक्र किया गया है दोस्तों। तो विनिवेश दोस्तों
सीधा सा क्या है कि इक्विटी सेल किया जाता है पीएसयूज का, और मैंने आपको ये बताया कि प्राइवेट सेक्टर भी चाहे तो विनिवेश कर सकता है। आपको बैकग्राउंड में इस बात को ध्यान में रखना है दोस्तों। जो विनिवेश होता है वो दो तरह का है। यहाँ पर जो इक्विटी सेल सरकार करती है वो माइनॉरिटी सेल के रूप में कर सकती है, या फिर एक दूसरा है स्ट्रेटेजिक सेल। और स्ट्रेटेजिक सेल इसके नीचे लिखा हुआ है 99 2000, इधर लिखा हुआ 91 92। दोस्तों आपको पता है कि भारत में विनिवेश की शुरुआत 91 92 में की गई थी, और विनिवेश का जो मेथड वहां पर अपनाया गया था वो माइनॉरिटी सेल का मेथड अपनाया गया था। हम समझेंगे इस बात को कि आखिर माइनॉरिटी सेल क्या है और स्ट्रेटेजिक सेल क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों स्ट्रेटेजिक सेल को। अगर आप इसको समझ जाते हो तो ये माइनॉरिटी सेल अपने आप आपको समझ में आएगा। स्ट्रेटेजिक सेल में क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट स्टेक गोज बिलो 51%, यानी सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 51% से नीचे चली जाती है स्ट्रेटेजिक सेल में। और साथ में क्या होता है, प्लस मैनेजमेंट कंट्रोल टू इन्वेस्टर, जो भी इन्वेस्टर होता है उसको प्रबंधकीय नियंत्रण भी चला जाता है। और साथ में क्या होता है कि सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 51% से नीचे आ जाती है। अगर आपको इसका संदर्भ चाहिए तो आप फाइनेंस बिल 2021 के पेज नंबर 40 को देख सकते हैं, जहां क्लियरली ये डिफाइन किया गया। और दोस्तों मैं संदर्भों के साथ आपसे बातचीत कर रहा हूं, बिना संदर्भ के बात नहीं कर रहा हूं। तो आप वो संदर्भ देखकर और कंफर्म हो सकते हैं और ये जान सकते हैं कि इस वीडियो में हमने प्रामाणिक तरीके से बात की है या फिर नहीं की है। दोस्तों ये जो स्ट्रेटेजिक सेल है इससे ठीक उल्टा इधर माइनॉरिटी सेल होता है। माइनॉरिटी सेल में सरकार इक्विटी को इस तरह से बेचती है कि 51% से नीचे उसका स्टेक नहीं आता, यानी कि मेजोरिटी गवर्नमेंट के पास रहती है, माइनॉरिटी वाला पार्ट ही वो सेल करती है। और दूसरा क्या है कि मैनेजमेंट कंट्रोल गवर्नमेंट के पास ही रहेगा माइनॉरिटी सेल में। स्ट्रेटेजिक सेल में इसका उल्टा होगा, सरकार का हिस्सा 51% से नीचे आ जाएगा, मैनेजमेंट कंट्रोल प्राइवेट इन्वेस्टर के पास चला जाएगा। अगर आप इस परिभाषा को देखते हो जो स्ट्रेटेजिक सेल की परिभाषा है, इसी से आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हो। प्राइवेटाइजेशन कब होता है, जब प्राइवेट लोग मैनेजमेंट पर कंट्रोल करें, उनकी ज्यादा हिस्सेदारी हो, तभी आप प्राइवेटाइजेशन शब्द बोलेंगे। केवल विनिवेश कर देने से प्राइवेटाइजेशन नहीं होता है। मान लीजिए हमने किसी कंपनी का 10% विनिवेश किया, तो ये विनिवेश तो है लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, क्योंकि 10% हिस्सेदारी से सामने वाले को मैनेजमेंट राइट्स नहीं मिलेंगे। तो निजीकरण के लिए ये बहुत जरूरी है कि प्राइवेट पार्टीज को मैनेजमेंट पर कंट्रोल मिले और साथ में उनकी हिस्सेदारी भी बढ़े। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन और विनिवेश में जो फर्क है वो इस तरह का फर्क है, यानी एक सरकार को अपनी हिस्सेदारी को बड़ी मात्रा में डाइल्यूट करना पड़ता है प्राइवेटाइजेशन के लिए। तो दोस्तों इस तरह से ये विनिवेश का अर्थ आप जान सकते हैं। और विनिवेश दोस्तों केवल सरकार करे ये कोई जरूरी नहीं है, हालांकि ये शब्द बार बार सरकार के लिए ही इसका इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों आगे हम देखना चाहेंगे कि जो पॉलिसी बताई गई है इस साल के बजट में, वो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी कौन कौन से सार्वजनिक संस्थानों पर व्यापक हो रही है, कौन कौन से सार्वजनिक संस्थान उसके दायरे में आ रहे हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं वो संस्थान कौन कौन से हैं। तो आप देखेंगे ये पॉलिसी कवरेज लिखा हुआ है यहाँ पर। पॉलिसी का मतलब यहाँ पर संक्षेप में लिखा हुआ, पॉलिसी का मतलब आप यहाँ पर आप समझेंगे कि मैं डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। ये पॉलिसी कवर कर रही है CPSEs को, मैं बताऊंगा कि ये क्या है, PSBs को, PSICs को। तो CPSEs का मतलब है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। जितने भी एंटरप्राइजेज है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वहां तक ये एक्सटेंड हो रही है ये विनिवेश नीति जो इस बार के बजट में बताई गई है। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स इसके दायरे में आ रहे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जितने भी हैं वो इसके दायरे में हैं। और इसका मतलब है पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज, तो जो सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां हैं वो इसके दायरे में आ रही है। तो पॉलिसी कवरेज आप समझ गए होंगे कि ये कहां कहां तक व्यापक हो रही है। और जब आप एग्जामिनेशन देंगे या PT की परीक्षा देंगे तो, और आप पीछे के पेपर आप उठाकर देखेंगे तो बार बार पूछा गया विनिवेश नीति के बारे में। तो ये भी पूछ सकते हैं कि भारत सरकार की जो विनिवेश नीति है वो कहां कहां तक व्यापक हो रही है, इसमें कौन शामिल है कौन बाहर है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि पॉलिसी कवरेज यहाँ तक चल रहा है, ये लोग इसमें शामिल है। अब दोस्तों जो विनिवेश नीति बनाई गई है वो एक फ्लैट विनिवेश नीति नहीं है कि आप कहोगे कि ये जो सभी हैं
इनके ऊपर एक समान रूप से लागू हो रही है। विनिवेश नीति चयनात्मक है, सेलेक्टिव है, इस बात पर निर्भर कर रही है कि कोई भी सरकारी संस्थान कौन से सेक्टर में है। तो सेक्टर दो तरह के उसमें बनाए गए सरकार के द्वारा, आप सबको पता होगा, स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर है। स्ट्रेटेजिक सेक्टर में 4 क्षेत्र बनाए गए हैं, 4 एरियाज दिखाए गए हैं। तो हम दोस्तों देखते हैं कि वो कौन कौन से 4 एरियाज हैं और उनमें सरकार की विनिवेश नीति किस तरह की है। वो 4 एरियाज को अगर आप छोड़ देते हैं तो बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं वो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में काउंट होंगे। तो आइए उनको देखते हैं हम, सेक्टोरल क्लासिफिकेशन किस प्रकार का किया गया है। बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ सेक्टर क्लासिफिकेशन, और ये 2 तरह का है, स्ट्रेटेजिक यानी कि सामरिक क्षेत्र, नॉन स्ट्रेटेजिक यानी कि गैर सामरिक क्षेत्र। जो सामरिक क्षेत्र है वो 4 प्रकार के बनाए गए हैं। एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस, इसको एक जगह रखा गया है, ये तीनों एक ही सेक्टर में आ रहे हैं। दूसरा ट्रांसपोर्ट और टेलीकॉम है। तीसरा पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स हैं। और लास्ट में आपको दिखेगा बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। आमतौर पे दोस्तों आपने देखा होगा कि इसको हम स्ट्रेटेजिक नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ये भी स्ट्रेटेजिक एरियाज में काउंट कराए गए हैं। और ये 4 जो क्षेत्र आपको नजर आ रहे हैं, इनको छोड़कर बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं वो सब नॉन स्ट्रेटेजिक में काउंट होंगे। तो अब हम देखना चाहेंगे कि स्ट्रेटेजिक एरियाज के लिए सरकार की विनिवेश नीति क्या है और नॉन स्ट्रेटेजिक एरियाज के लिए विनिवेश नीति क्या। और दोस्तों इसको बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है, आपको पता लगेगा कि बारीकी का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि क्या इस तरह की सेक्टोरल पॉलिसी सरकार के द्वारा अपनाई गई है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, यहाँ पर मैंने लिखा डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक सेक्टर, और यहाँ पर नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की बातचीत की गई है। जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर है उसमें सरकार ने कहा है कि वो बेयर मिनिमम प्रेजेंस रखेगी। इसका मतलब है कि बिल्कुल न्यूनतम उनकी उपस्थिति होगी सरकार की, और बाकी जितने भी कितने उद्योगों से उनकी न्यूनतम उपस्थिति मानी जाएगी, उनको छोड़कर बाकी जितने भी स्ट्रेटेजिक सेक्टर में इंडस्ट्रीज होंगे या उपक्रम होंगे, उनको सरकार क्या करेगी, या तो बंद कर देगी, या उनका आपस में मर्जर कर देगी, या उनका प्राइवेटाइजेशन कर देगी। अब आपको इस बात का कंफ्यूजन हो रहा होगा कि बेयर मिनिमम को कैसे डिफाइन किया जा रहा है। दोस्तों इसके लिए मैंने प्रयोग किया इस बार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2020-21 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, इसका वॉल्यूम सेकंड अगर आप पढ़ते हो तो एक चैप्टर आपको दिखाई देगा इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर। उस चैप्टर में अगर आप जाओगे तो उसके पेज नंबर 245 पर यह साफ तौर से लिखा हुआ है कि सरकार स्ट्रेटेजिक सेक्टर में 4 के आसपास यानी कि 4 इंडस्ट्रीज ही रखेगी। और जैसा कि आप जान रहे हो कि जो चारों सेक्टर मैंने आपके सामने रखे यहाँ पर, तो ये चारों सेक्टर में ऐसा नहीं है कि 4 ही सरकार के उद्योग या उपक्रम काम कर रहे, कई सारे हैं। लेकिन सरकार अब क्या कह रही है कि वो केवल 4 रखना चाह रही है। इसका मतलब 4 के अलावा इन सेक्टर्स में जितने भी बचेंगे उनमें सरकार की क्या पॉलिसी होगी, उनको भी सरकार चाहे तो बंद करेगी, या उनका आपस में मर्जर कर देगी, या प्राइवेटाइज कर देगी। इसलिए यहाँ पर ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई है, यहाँ पर एंड करके लिखा हुआ रिमेनिंग आर टू बी क्लोज्ड ऑब्लिक मर्ज्ड ऑब्लिक प्राइवेटाइज्ड। तो इनमें से कुछ भी वो पॉलिसी को फॉलो कर सकती है। मेंस के हिसाब से भी और इंटरव्यू के हिसाब से भी आप ध्यान रखिएगा कि ये सवाल पूछे जा सकते हैं। जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर के जितने भी सरकार के उद्योग उपक्रम होंगे उसमें सरकार या तो प्राइवेटाइजेशन के मॉडल को फॉलो करेगी या फिर उनको पूरी तरह से बंद कर देगी। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी दोस्तों सरकार के द्वारा चयनात्मक रूप से फॉलो की गई है या बताई गई है, और ये आपको ध्यान में रखने की बेहद जरूरत है अपनी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों कई बार इस प्रकार के प्रश्न भी हो जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं कि विनिवेश अच्छा होता है, बुरा होता है, विनिवेश अगर नहीं करे तो क्या होगा, इस तरह की बातें। दोस्तों विनिवेश के लिए मैंने आपको बताया था कि 2 मेजर तर्क हैं कि सरकार को व्यवसाय नहीं करना चाहिए, इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू डू बिजनेस, सरकार को व्यवसाय से हट जाना चाहिए। और एक चीज आप मान के चलिए कि जो रेगुलेटर होता है, सरकार रेगुलेटर है, वो व्यवसाय को रेगुलेट कर रही है, लेकिन जो खुद ही व्यवसाय कर रहा हो तो वो अपना बेहतर रेगुलेशन किस तरह से कर सकता है। वर्ल्ड बैंक ने एक बार कहा था कि रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ द स्टेट, तो राज्य के रोल की पुनर्परिभाषा होनी चाहिए। तो एक विचार है कि राज्य को अपने बेसिक काम में रहना चाहिए, बिजनेस करना
उसका एरिया नहीं है दोस्तों, और एक्सपर्टीज नहीं है उसके पास इस चीज की। और दूसरा जो तर्क है दोस्तों वो ये दिया गया है, जैसा कि मैंने 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण का संदर्भ आपको दिया था अपने इंट्रोडक्शन में, जिसमें छिबर और गुप्ता का रिसर्च है जो कह रहे हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट भारत में श्रम उत्पादकता और ओवरऑल पीएसयू की कुशलता पर काफी सकारात्मक प्रभाव डालता है। ऐसे बिमल झालान सर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिया प्रिपेयरिंग फॉर द 21st सेंचुरी, पेंगुइन पब्लिकेशन है। उसमें वो लिखते हैं एक जगह पर कि मैं यह तो नहीं कह सकता कि स्वामित्व और कुशलता के बीच में सीधा संबंध होता है, अर्थात अगर हम स्वामी बदल दें किसी उद्योग या उपक्रम का तो उससे कुशलता भी बदल जाएगी, ऐसा मैं नहीं कह सकता। लेकिन जब जब निजी क्षेत्र को स्वामी बनाया गया या स्वामी देखा गया, वहां पर अधिक कुशलता देखने को मिली है। इस बात से ये पता लगता है दोस्तों कि निजीकरण का जो अनुभव है, जो अनुभवजन्य अध्ययन होते हैं, उनके आधार पर ये पता लगता है आमतौर पर कि निजीकरण से कुशलता, लाभदायकता, उत्पादकता संबंधित उद्योगों की बढ़ती है। दोस्तों विनिवेश के फेवर में ये बातें की जा सकती है। और इसके अलावा दोस्तों कई लोग आलोचना करते हैं विनिवेश की, और ये कहते हैं कि विनिवेश जो होता है, विनिवेश से जो हमें इनकम आती है जब हम बेचते हैं, जैसे कि इस साल के बजट में जो टारगेट है वो 1,75,000 करोड़ रुपए का टारगेट रखा गया, जो 21-22 का बजट है। और जो 20-21 का बजट था उसमें 2,10,000 करोड़ रुपए के अनुमान लगाए गए थे। हालांकि इसको संशोधित करके नीचे कर दिया गया है वित्त मंत्री जी के द्वारा, और अब 32,000 करोड़ का ही वो लोग अनुमान लगा रहे हैं। तो दोस्तों क्या है कि लोग कहते हैं कि भाई जब आप विनिवेश करते हो, अपनी एसेट्स को बेचते हो, तो ये पूंजीगत प्राप्तियां हैं, और ये एसेट से जो पैसा आता है इसका प्रयोग करना गवर्नमेंट चलाने के लिए या राजस्व खर्चों को चलाने के लिए ये एक उचित चीज नहीं है। और अंग्रेजी में लोग कहते हैं कि ये एक तरह से आप यू आर सेलिंग द फैमिली सिल्वर टू पे फॉर द बटलर, बटलर के लिए भुगतान करने के लिए आप फैमिली सिल्वर बेच रहे हो। बटलर कौन होता है? घर को देखने वाला एक सर्वेंट होता है, उसको पे करने के लिए आप घर की चांदी बेच रहे हो, घर का सिल्वर बेच रहे हो दोस्तों। तो इस तरह की जो चीज है वो आप मेंशन कर सकते हो आलोचना के रूप में भी, और पक्ष और विपक्ष में आप जा सकते हो दोस्तों। बाकी कुछ कई सारी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि स्ट्रेटेजिक सेल किस तरह से हमारे देश में होता है, उसकी पहचान कौन करते हैं, दीपम नाम का जो विभाग है वो किस तरह का विभाग है, नीति आयोग और दीपम दोनों मिलकर सार्वजनिक उद्योगों की पहचान करते हैं कि किसका स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एक कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज होता है जो फैसिलिटेट करता है एक सही निर्णय पर जाने के लिए, और कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इसके बारे में डिसीजन करती है कि स्ट्रेटेजिक सेल होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं अगले वीडियो में फिर मुलाकात करता हूँ एक अच्छे टॉपिक के साथ जो इसी बजट से जुड़ा हुआ है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर गिविंग मी योर सो प्रेशियस टाइम।